Hello students, in the previous class we have studied about the need for measurement and the different types of physical quantities. We have studied about fundamental physical quantities and derived physical quantities. Then we have studied about the measuring process. How do we carry out measurement, कि measurement हम कैसे करते हैं, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा. फिर उसके बाद हमने पढ़ा डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स. अलग अलग कंट्रीज़ के लोग अपने अलग अलग सिस्टम्स के हिसाब से मेजरमेंट करते थे. हमने देखा कि जो फ्रेंच थे पहले वो CGA सिस्टम यूज़ करते थे, जो ब्रिटिशर्स थे वो FPS सिस्टम यूज़ करते थे, फूट पाउंड एंड सेकेंड. फिर उसके बाद फ्रेंच ने देखा कि CGS यूनिट जो है कई मेजरमेंट को करने के लिए छोटी पड़ती है, तो उन्होंने MK सिस्टम को यूज़ करना स्टार्ट किया. और फिर उसके बाद फाइनली दुनिया के सारे साइंटिस्ट ने ये ज़रूरत महसूस करी कि मेजरमेंट हर जगह एक ही तरीके से होना चाहिए. इसीलिए सारे साइंटिस्ट ने एक मीटिंग कंडक्ट करी. मीटिंग कंडक्ट करके वो कॉन्फ्रेंस थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी. कहाँ पर थी? फ्रेंच में हुई थी वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस. और उस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में डिसाइड किया गया कि हम लोग अब जो मेजरमेंट करेंगे उसकी यूनिट हर जगह सेम होगी. और उन यूनिट्स को बोला गया सिस्टम ऑफ या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसका फ्रेंच नेम था सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स. शॉर्ट फॉर्म जिसका है SI यूनिट्स. या फिर उसको इंग्लिश लैंग्वेज में सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स का इंग्लिश नेम जो है वो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स और SI यूनिट्स हमने पढ़ी. हमने 7 बेसिक जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पढ़ी थी उसकी SI यूनिट्स और उनका सिंबल जो है डिस्कस किया. अब हम क्या करेंगे, एक एक करके जितनी भी SI यूनिट्स है जो हमने पढ़ी हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की जो SI यूनिट्स है उनको हम एक एक करके डिफाइन करेंगे. डेफिनेशन देखेंगे कि 1 सेकेंड क्या होता है, 1 मीटर क्या होता है. ये एक एक करके हम एक एक चीज़ की डेफिनेशन पढ़ें. तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ SI यूनिट्स. इसमें हम सबसे पहले जो डेफिनेशंस पढ़ेंगे वो फंडामेंटल यूनिट्स की पढ़ने वाले हैं. फंडामेंटल या बेसिक यूनिट्स. फंडामेंटल या बेसिक यूनिट्स. सो सबसे पहले जो सबसे फर्स्ट फंडामेंटल यूनिट थी वो थी फंडामेंटल यूनिट टू मेजर लेंथ. और लेंथ को नापने के लिए हमने जो यूनिट बनाई थी उसका नाम था मीटर. तो फर्स्ट डेफिनेशन हम पढ़ेंगे मीटर, METRE. डेफिनेशन ऑफ 1 मीटर. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि 1 मीटर किसे बोलते हैं. ये मीटर का सिंबल मैंने लिखा है स्मॉल m. 1 मीटर क्या होता है? अब 1 मीटर को डिफाइन करने के लिए क्या था, 1 मीटर की जो पहले डेफिनेशन चलती थी, इससे पहले जो डेफिनेशन चलती थी वो ये चलती थी कि एक हमने स्केल बना ली थी, एक एलॉय की स्केल हमने बना ली थी. ये हमने एलॉय की स्केल बना ली थी और हमने इसका नाम रख दिया था 1 मीटर. और ऐसी स्केल हमने लोगों को बांट दी थी. ऐसी स्केल हमने दुनिया में जो भी लोग थे उनको अलग अलग कंट्रीज़ में हमने ये स्केल बांट दी थी. और इस स्केल का जो मेजरमेंट था उसको हम 1 मीटर बोलते थे. बट ये जो 1 मीटर का जो मेजरमेंट था वो एग्जैक्ट नहीं था. 1 मीटर का जो मेजरमेंट था वो एग्जैक्ट नहीं था. एग्जैक्ट नहीं होने का रीज़न क्या है कि ये जो स्केल हमने लिया था इसकी जो डायमेंशन है एक्सटर्नल कंडीशन पर डिपेंड करती थी. मान लीजिए कहीं पर गर्मी ज़्यादा है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्सपेंड हो जाएंगे, तो स्केल जो है वो लंबी हो सकती है, या उसकी जो मेजरमेंट्स हैं वो चेंज हो जाएंगी. टेम्परेचर कम होने पर, ज़्यादा होने पर तो उसका जो मेजरमेंट था वो बदल रहा था. तो हमें अब एक ऐसी चीज़ चाहिए थी जो कभी ना बदलती हो. तो इसीलिए हमने ये 1 मीटर को डिफाइन करने के लिए हमने लाइट का यूज़ किया. लाइट जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है एक साल में जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है लाइट, उसे हम बोलते हैं 1 लाइट ईयर. द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड 1 लाइट ईयर. अब हमने 1 मीटर की डेफिनेशन बनाने के लिए क्या बोली हमने, जैसे लाइट की स्पीड हम बोलते हैं, लाइट की जो स्पीड है वो है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड. 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड. 1 सेकेंड में लाइट
इतना डिस्टेंस जो है ये कवर कर लेती है, ये लाइट की स्पीड है। अब हमने ये बोला कि लाइट जो डिस्टेंस 1/299, 792 और 458 ऑफ सेकंड में कवर कर ले, वो जो डिस्टेंस होगी उसको हमने 1 मीटर बोला। कितने टाइम में? 1/299, 792, 458 ऑफ सेकेंड, 458 सेकेंड, इतने से टाइम में। देखिए ये डिस्टेंस ट्रेवल ये जो होता है 3 × 10⁸ 8 मीटर्स पर सेकेंड, ये हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हैं। लाइट की जो एक्चुअल स्पीड है, वो ये है 299,792 और 458, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 2.99792,458 ये होती है लाइट की एक्चुअल स्पीड। ये इतना डिस्टेंस ये 1 सेकंड में कवर करती है। कितना? 3 मीटर्स 1 सेकंड में डिस्टेंस इतना कवर कर लेती है। अब हमने ये बोला कि लाइट 1/this सेकंड में 1/299 बिलियंस, 792 मिलियंस एंड 458 सेकंड में जितना डिस्टेंस ये लाइट कवर कर लेगी, उस डिस्टेंस को हमने क्या बोला? डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन दिस सेकेंड। इस फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में लाइट जितना डिस्टेंस कवर कर लेगी उसको हमने बोला 1 मीटर। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1/299 बिलियन, 792 मिलियन, 458 seconds is called 1 meter, is called 1 मीटर। ये है 1 मीटर की डेफिनेशन। अब तक 1 मीटर की जो डेफिनेशन है ये यही चलती आ रही है। और जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा था फिजिकल वर्ल्ड, उसमें मैंने बताया था जो साइंटिफिक मेथड होता है, साइंटिफिक मेथड जिसमें आप एक एक करके ऑब्जर्व करते हैं, फिर कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, फिर उसका क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, फिर उसके बाद मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं, फिर करते हैं आप वेरिफिकेशन एंड फॉल्सिफिकेशन। अब किसी एक पॉइंट पर जाके अभी यही चलती आ रही है। आने वाले टाइम में कोई साइंटिस्ट हो सकता है आप में से कोई हो, और उन्होंने ये जाके प्रूफ कर दिया आगे कि 1 मीटर की जो डेफिनेशन है ये एग्जैक्ट नहीं है, ये चेंज होती है, तो हम क्या करेंगे? हम वापस से नई डेफिनेशन पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, जो आने वाले टाइम में हमें पता चलेगा वो डेफिनेशन हम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर कंडीशन एक और है कि ये जो लाइट है ये कहाँ पर ट्रेवल करनी चाहिए? लाइट मस्ट ट्रेवल इन वैक्यूम, लाइट मस्ट ट्रेवल इन वैक्यूम, ठीक है। लाइट वैक्यूम में ट्रैवल करनी चाहिए, अदरवाइज मीडियम में उसकी जो स्पीड होती है, अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है, ठीक। इसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है, जो नेक्स्ट एसआई यूनिट हमने पढ़ी थी वो है किलोग्राम। डिनोशन कैसे डिनोट करते हैं किलोग्राम को? स्मॉल के और जी से, केजी। और किलोग्राम की डेफिनेशन बनाने के लिए हमने क्या किया? किलोग्राम की डेफिनेशन बनाने के लिए ये जो इंटरनेशनल यूनिट्स है वेट्स एंड मेजरमेंट का, जहाँ पर हमने एसआई यूनिट्स डिसाइड करी थी, इसका जो ऑफिस है ये है फ्रांस में पेरिस के पास है इसका ऑफिस है। और वहाँ पर ये जो कॉन्फ्रेंस है वेट्स एंड मेजरमेंट की, सारी मीटिंग्स वहीं पर होती है। और वहीं पर किसी एक कॉन्फ्रेंस में हमने ऐसा यूनिट डिसाइड करी थी, और वो कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 1960 में वो कॉन्फ्रेंस हुई थी। और हमने कहा था उस कॉन्फ्रेंस में साइंटिस्ट ने ये डिसाइड किया था कि अब सारी की जो सारी यूनिट्स हैं वो एसआई में ही मेजर होगी, एसआई यूनिट्स में ही मेजर होगी, ताकि ग्लोबली ट्रेड करने में या फिर ग्लोबली साइंटिफिक स्टडी में कोई प्रॉब्लम किसी और को ना हो, ठीक है। तो इसीलिए हमने यूनिट्स को यूनाइट कर दिया, यूनिवर्सली एक ही जैसा हमने
हर यूनिट को हर जगह एक जैसा बना दिया, ठीक है। जैसे मीटर, अब जो लेंथ की जो SI यूनिट है पूरी दुनिया में मीटर चलती है, कोई हैंड स्पैन नहीं, कोई फुट पाउंड नहीं, पूरी दुनिया में मीटर चलती है। अगर कोई फुट पाउंड में भी पाउंड में तो मेजर नहीं कर सकते मीटर को, अगर कोई फुट में या फिर अगर कोई इंच में, अगर सेंटीमीटर में भी मेजर करता है तो अगर जब उसको अपनी रिपोर्ट को इंटरनेशनली सबमिट करेगा तो उसमें वो मीटर ही लिख कर देगा, मीटर ही लिख कर देगा, ना तो किलोमीटर लिख के देगा, ना सेंटीमीटर लिख के देगा, ना फीट लिख के देगा, ना इंच लिख के देगा। वो क्या लिख के देगा? वो मीटर ही लिख के देगा, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं किलोमीटर, किलोग्राम में। किलोग्राम के लिए क्या है, ये जो मैंने आपको जगह बताई फ्रांस में पेरिस है, और पेरिस के पास एक जगह है, वहाँ पर ये इंटरनेशनल ब्यूरो है वेट्स और मेजरमेंट का, इंटरनेशनल ब्यूरो है वेट्स एंड मेजरमेंट का। वहीं पर ये सारी कॉन्फ्रेंस वगैरह जो है होती रहती है, और यूनिट्स के बारे में वो हमें जानकारी देते रहते हैं। और इन्होंने SI यूनिट्स, यहीं पर जो मीटिंग हुई थी वहीं पर SI यूनिट बनाई गई। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर इन्होंने एक सिलेंडर, एक ऐसा सिलेंडर जिसका जो डायमीटर है, ये जो डायमीटर है D और इसकी जो हाइट है ये भी D, एक ऐसा सिलेंडर इन्होंने लिया जिसका डायमीटर और हाइट सेम है। और ये जो सिलेंडर बना हुआ है ये किसका बना हुआ है? ये एक एलॉय का बना हुआ है, और उस एलॉय का नाम है प्लेटिनियम इरिडियम। प्लेटिनियम इरिडियम, प्लेटिनियम इरिडियम इस एलॉय का नाम है। और ये जो सिलेंडर है ये हमने रखा हुआ है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट में। और इस एलॉय का या ये जो प्रोटोटाइप हमने बना रखा है, इस सिलेंडर को जो हमने बना रखा है, इसका नाम, इसका जो वेट है, इसका जो भी वेट है उस वेट को हमने नाम दे रखा है 1 kg। इस वेट को हमने नाम दे रखा है 1 kg। पहले लेंथ के लिए भी ऐसा ही था, बट लेंथ के लिए हमने देखा कि ये चेंज हो सकता है, तो वेट के लिए हमने इसका प्लेटिनियम इरिडियम ऐसा अलॉय ले लिया जो कि कभी नहीं बदलता था, और इसको हमने एक सेफ में, एक तिजोरी में बंद करके रखा हुआ है। और जब किसी कंट्री को ज़रूरत पड़ती है, किसी कंट्री का ये जो होता है ये एक्सपायर हो जाता है या ख़राब हो जाता है, तो उसको ये प्लेटिनियम इरिडियम के बराबर का एक सिलेंडर दे दिया जाता है। इस प्लेटिनियम इरिडियम की मेजरमेंट का, प्लेटिनियम इरिडियम का जो वेट होता है उसके इक्विवेलेंट वेट उस कंट्री को दे दिया जाता है, और वो कंट्री अपने पास रख लेती है। और फिर उस कंट्री में जिनको भी वो वेट चाहिए होता है वो ऐसा सिलेंडर कंट्री वहाँ से दे देती है, ठीक है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम इज द मास ऑफ अ प्रोटोटाइप सिलेंडर। 1 kg is the mass of a prototype। प्रोटोटाइप मतलब जो सिलेंडर ही हमने बना रखा है, प्रोटोटाइप सिलेंडर ऑफ प्लेटिनियम इरिडियम whose diameter is equal to its height, whose height या diameter, whose diameter is equal to height। Preserved at International Bureau of Weights and Measurement। नियर पेरिस। इसको प्रिजर्व करके रखने की क्या ज़रूरत है, इसको हर किसी के हाथ में नहीं देते, ताकि इसमें वैसे भी एलॉय है तो इसमें कोरोजन वगैरह होने के चांसेस नहीं रहता, बट किसी दूसरे के हाथ में नहीं देते, इसको सेफ प्रिजर्व करके रखते हैं, ताकि जो है किसी के हाथ से ये गिरने की वजह से या कुछ करने की वजह से
इसका जो वेट है ये कम ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है। इसीलिए इसको सेफ, एकदम सेफ तिजोरी में बंद करके रखते हैं। अगर कभी ज़रूरत पड़ती है किसी का, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट ने इंडिया को ये सिलेंडर दे दिया और बोला कि ये जो है ये 1 kg का वेट है, आप अपनी कंट्री में यूज़ करोगे तो इसके अकॉर्डिंग ही यूज़ करना। अब कुछ साल हो गए, 10 साल हो गए, तो 10 साल के बाद इंडिया जाएगा और ये जो वेट है ये प्लेटिनम इरेट इस सिलेंडर के साथ कंपेयर करेगा। अगर इसमें चेंज आता है तो वो इंडिया को वापस से नया सिलेंडर इशू कर देंगे, ठीक है। इस तरह से जो 1 kg का जो वेट होता है इस तरह से मेजर किया जाता है और 1 kg का वेट डिफाइन इस तरह से किया जाता है। 1 kg वेट किसका मेजरमेंट है? 1 kg वेट जो है ये प्लेटिनम इरिडियम का सिलेंडर है जो कि इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट में रखा हुआ है, ठीक है, सेफली रखा हुआ है। नेक्स्ट है टाइम। टाइम का जो ऐसा यूनिट था वो था सेकेंड, और 1 सेकेंड को कैसे डिफाइन किया जाता है ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 सेकेंड डिनोटेड बाय स्मॉल s। तो 1 सेकेंड को मेजर करने के लिए हमने क्या करा, हमें एक ऐसी चीज़ चाहिए थी जिसका मेजरमेंट कभी नहीं बदलता हो। एक ऐसी चीज़ चाहिए थी जिसका मेजरमेंट नहीं बदलता हो और जिसका मेजरमेंट किसी दूसरे फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता हो। तो ऐसी चीज़ जो हमने देखी कहाँ पर? पेंडुलम में, पेंडुलम के ऑसिलेशन, पेंडुलम के ऑसिलेशन में। ये पेंडुलम हमने लिया और ये पेंडुलम का थ्रेड है और इसके साथ हमने एक वेट लगा दिया, ठीक है। अब जब हमने इस वेट को यहाँ पर ले जाके इसको छोड़ा और हमने इसके ऑसिलेशंस कंप्लीट की, ऑसिलेशंस काउंट करें। ऑसिलेशन क्या होता है? पेंडुलम यहाँ जाके इधर हमने इस पेंडुलम को यहाँ खींचा, यहाँ खींचने के बाद हमने इसको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद क्या होता है? ये यहाँ तक जाएगा और यहाँ पर जाके रुकेगा नहीं और आगे चला जाएगा, यहाँ तक चला जाएगा और यहाँ जाके क्या होगा? ये वापस आएगा, फिर वापस यहाँ पर नहीं रुकेगा और इधर तक आ जाएगा, ठीक है। ये जो पेंडुलम वापस अपनी जगह पर इधर आया, इसको हमने क्या बोला? इसको हमने 1 ऑसिलेशन बोला, ठीक है। और इस ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड है, सबसे खास बात इसकी ये है, जो टाइम पीरियड है ये डिपेंड करता है, इसका जो फॉर्मूला है वो मैं लिखता हूँ। टाइम पीरियड देखिए, ना तो इसके मास पर डिपेंड कर रहा है और ना ये डिपेंड कर रहा है कि हमने इसको कितनी दूर तक खींचा। तो टाइम पीरियड डिपेंड करता है सिर्फ लेंथ पर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर, लेंथ पर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर, इस पर डिपेंड करता है टाइम पीरियड। अब चाहे इसको यहाँ तक ले जाके छोड़ दो या फिर इधर ले जाके छोड़ दो या फिर इतना सा हमने इसका ऑसिलेशन कराया, इतना सा इसका ऑसिलेशन कराया और हमने देखा कि जो इसका टाइम पीरियड है वो नहीं बदला। टाइम पीरियड कैसा रहा? टाइम पीरियड सेम रहा, चाहे इतना ऑसिलेशन करा लो या ऑसिलेशन इसका इतना बड़ा करवा लो, दोनों ही केसेस में टाइम पीरियड जो है वो सेम है। ये सुनने में थोड़ी अजीब लग रही है बट आगे जाके जब हम ऑसिलेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे जो टाइम पीरियड है वो सिर्फ लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। हम इसका एक्सपेरिमेंट भी लैब में करके देखेंगे, तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो टाइम पीरियड है ये डिस्प्लेसमेंट इस पर डिपेंड नहीं करता कि मीन पोजीशन से हमने इसको किस पर कितना डिस्प्लेस करवाया है, ठीक है। तो हमने क्या करा? हमने ऑसिलेशन को बेस मानकर टाइम पीरियड को हमने काउंट करना स्टार्ट किया, ठीक है। अब हमें एक ऐसा मटेरियल चाहिए था कि जिसका टाइम पीरियड है वो बहुत कम हो। एक ऐसी चीज़ ढूंढनी थी जिसका टाइम पीरियड जो है काफ़ी कम हो, क्योंकि देखिए टाइम पीरियड जितना ज़्यादा कम होगा उतना ज़्यादा हमारे एरर में, उतना ज़्यादा हमारे कैलकुलेशन में एरर के चांसेस जो हैं वो कम है। मान लीजिए ये पेंडुलम है, ये ऐसे 20 बार ऐसे ऑसिलेट करा तो हमने इसका टाइम पीरियड बोल दिया कि ये 20 बार जब ऑसिलेट करता है तो घड़ी में हमने जो सुई है उसको 1 सेकेंड से आगे बढ़ा दिया, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि ये 20 का 21 हो जाता है, हमारे गिनने में गलती हो जाती है, 20 का 21 हो जाता है, तो हमारे जो टाइम है वो 1/21 सेकेंड से 1/21 सेकेंड से हमारा जो टाइम है वो ख़राब हो जाएगा और कुछ टाइम में कुछ देर में जो टाइम है हम टाइम से लैग कर जाएंगे या टाइम के आगे चले जाएंगे। तो इसलिए हमें एक ऐसी चीज़ ढूंढनी थी कि जिसका टाइम पीरियड जो है ये बहुत छोटा हो, डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है ये काफ़ी बड़ी होनी चाहिए, ताकि अगर हम गिनने में गलती भी करें तो भी ये जो टाइम है, ये जो 1 सेकेंड का टाइम है ये बहुत आगे जाके बहुत सालों में जाके बदले, ठीक है। तो एरर के चांसेस हमें कम से कम करने थे।
अच्छा, इससे पहले जो हम टाइम को मेजर करते थे वो 1 सोलर डे के हिसाब से करते थे। ये अर्थ है और अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही थी, और जब अर्थ अपना अर्थ जब अपना 1 रोटेशन, ये ऐसा रोटेशन कंप्लीट करती थी, उसको हम बोलते थे 1 सोलर डे। और 1 सोलर डे में टाइम होता था कितना, 24 आवर्स। 1 सोलर डे में हमने टाइम बताया 24 आवर्स, और इसका जो है इसका 60th पार्ट, इसको हमने बोला 1 मिनट, और उसके 60th पार्ट को हम कहते थे 1 सेकेंड। आज भी हम ये डेफिनेशन यूज़ करते हैं, बट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट में जो डेफिनेशन डिसाइडेड है वो इससे थोड़ी अलग है, ठीक है। ये इसको हम क्या बोलते थे, इसको हम 1 सेकेंड बोलते थे, बट फिर हमने देखा कि ये 24 आवर्स और जो होता है 24 आवर्स का एक दिन होता है और 365 ईयर्स का एक साल होता है। तो 365 ईयर्स जो होती है उसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन, मतलब उसका जो होता है एग्जैक्ट नहीं होता, 365 डेज और कुछ आवर्स का होता है। तो इसमें कैलकुलेशन में थोड़ी सी वेरिएशन आ रही थी, और थोड़े टाइम में, थोड़े सालों में ये टाइम पीरियड जो है ये लैग कर जाता, इसीलिए हमने ये सोलर डे को हम यूज़ नहीं कर सकते। हालांकि काफ़ी हद तक ये डेफिनेशन जो है, काफ़ी टाइम तक ये डेफिनेशन करेक्ट रहेगी, और फिर कुछ सालों बाद ये जाके चेंज होएगी, बट हम इसको यूज़ नहीं करते। हम जो यूज़ करते हैं, हम क्या करते हैं, टाइम पीरियड नापने के लिए हम ऑसिलेशंस को काउंट करते हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है किसका ऑसिलेशन, तो आंसर है मटेरियल हमें, या फिर ऑसिलेशन हमें ऐसी चीज़ का लेना है जिसका टाइम पीरियड क्या हो, काफ़ी छोटा हो, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है ये काफ़ी बड़ी होनी चाहिए। डिनोमिनेटर में वैल्यू काफ़ी बड़ी होगी, तो देखिए जैसे अभी 1/21 सेकेंड्स है, तो आप देख सकते हैं कि 21 सेकेंड्स के अंदर अंदर, 21 सेकेंड के अंदर अंदर ये टाइम पीरियड जो है ये बदल सकता है। टाइम पीरियड जो है, इस टाइम पीरियड के मेजरमेंट में डिफरेंस आ सकता है, क्योंकि हमने क्या करा, हमने ये जो 20 ऑसिलेशन हमने गिने थे, 20 ऑसिलेशन की जगह हमने 21 गिन ली, ठीक है। तो ये डिनोमिनेटर में वैल्यू जो है ये बड़ी होनी चाहिए, और हमें एक ऐसी भी चीज़ देखनी है जिसका टाइम पीरियड कभी बदलता नहीं हो, जिसका टाइम पीरियड जो है, जिसका ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कभी बदलता नहीं हो। तो ऐसे में हमने चूज़ किया सीजियम 133 का एटम ऑफ सीजियम 133। सीजियम 133 का एटम हमने चूज़ किया। अब इसमें होता क्या है, इसमें देखिए ये चीज़ आपके लिए नई है, तो थोड़ा ध्यान से देखना। ये सीजियम 133 का एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, और चारों तरफ एनर्जी लेवल्स हैं। ये आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ एनर्जी लेवल्स हैं। पहले एनर्जी लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और फिर उसके बाद एनर्जी लेवल्स में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जो नई चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये बताने जा रहा हूँ कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो होती है वो सेम नहीं होती है। ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन जो एक ही एनर्जी लेवल पर है, इसका मतलब ये हुआ कि इनमें जो एनर्जी है वो सेम है, बट एक्चुअली ऐसे होता नहीं है। इनके एनर्जी लेवल में भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ये और ये, इनको अपन बोलते हैं हाइपर फाइन एनर्जी लेवल्स। अगर एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इसके पास एनर्जी 100 है, तो इसके पास जो एनर्जी है वो 101 है, ये इससे थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है, ये इससे थोड़ा सा ऊपर है। और ये जो 8 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर भी 8 सुपर फाइन एनर्जी लेवल्स होते हैं, जिन पे ये 8 अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बट क्योंकि इनका जो लेवल है, मान लीजिए इनका जो एनर्जी लेवल है वो 1000 से लेकर 1008 तक है, तो हमने बोल दिया कि ये भैया ये सेकंड ऑर्बिट पर आते हैं। और जो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, मान लीजिए इनका जो एनर्जी लेवल है ये 500 के आसपास है, तो हमने बोल दिया कि ये फर्स्ट एनर्जी लेवल पर आते हैं। तो इसीलिए, बट किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल जो होते हैं वो कभी भी सेम नहीं होते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम इस एटम को एनर्जी देते हैं। एनर्जी देने से क्या हुआ, एनर्जी देने से ये वाले इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ली और एनर्जी लेकर चला गया ऊपर। एनर्जी लेने से पहले इस एटम की जो कंडीशन थी, इसकी जो पोजीशन थी, उसको हम बोलेंगे ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का क्या मतलब है, ग्राउंड स्टेट का मतलब है कि जो एनर्जी नेचर ने इन इलेक्ट्रॉन्स को दी है वो अभी उतने एनर्जी पर है, पर जैसे ही हमने इसको एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी दी, इस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ली और एनर्जी लेकर चला गया ऊपर और यहाँ जाके घूमने लगा। अब इसके पास एनर्जी ज़्यादा आ गई, तो ये बोला कि भैया अब मैं यहाँ पर नहीं घूमूंगा, अब मैं ऊपर जाके घूमूंगा। जब ये यहाँ पर घूमने लगा तो यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन्स ने और नेचर ने बोला कि तुम्हारी एनर्जी इतनी नहीं हो सकती है, तुम वापस जाओ नीचे।
तो ये जब नीचे आता है तो ये अपने एनर्जी लेवल पर नहीं रुकता और थोड़ा सा नीचे चला जाता है, नीचे जाता है और फिर वापस से अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन में आने की, इक्विलिब्रियम एनर्जी लेवल पर आने की कोशिश करता है। जैसे पेंडुलम को हमने यहाँ तक खींचा और फिर हमने छोड़ा तो ये सीधा यहाँ पर नहीं रुकता, ये आगे चला जाता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ इनर्शिया के कारण ये आगे चला जाता है। वैसे ही ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सीधा ही इस एनर्जी लेवल पर आके नहीं रुकता, ये थोड़ा सा नीचे जाएगा और फिर उन हाइपरफाइन लेवल्स के बीच में ऐसे ऑसिलेट करेगा। और आपको पता है या फिर जैसे कई स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा कि जो एक्सीलरेटिंग चार्ज होता है, एक्सीलरेटिंग चार्ज जो होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EMW वेव्स। लाइट जो है वो भी एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये पूरा एक स्पेक्ट्रम होता है, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज जिसको आप लाइट बोलते हो, उसके बाद इंफ्रारेड, एक्स रेज, गामा रेज, ये सारे अलग अलग तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो ये जो चार्ज है ये एक्सेलरेटिंग चार्ज है, ये एक्सेलरेटिंग चार्ज जब ऑसिलेट करता है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट करता है। एक एक्सेलरेशन पर एक वेव रेडिएट करेगा, एक एक्सेलरेशन पर एक वेव रेडिएट करेगा। तो वो जो वेव्स रेडिएट कर रहा है एक ऑसिलेशन पर, हम क्या करते हैं उन वेव्स को गिनना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे इसने एक ऑसिलेशन किया और इसने एक वेव ये एमिट कर दी, फिर दूसरा ऑसिलेशन किया, इसने एक और वेव एमिट कर दी। तो जब ये 9 करोड़ वेव्स एमिट कर देगा, 9 करोड़ वेव्स एमिट कर देगा, उतने टाइम में हम घड़ी की सुई को 1 सेकंड से आगे बढ़ा देंगे, उतने टाइम में हम घड़ी की सुई को 1 सेकंड से आगे बढ़ा देंगे और उस टाइम का हम बोलेंगे इट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ 1 सेकेंड। एक्चुअली ये जो होता है ये होता है 9 बिलियन 192 मिलियन 631, ये एक्चुअली ये क्वांटिटी थोड़ी और भी बड़ी है, और 770, ठीक है। ये है 9 करोड़ के आसपास की कुछ क्वांटिटी है। इतनी जब रेडिएशन सीजियम 133 का एटम एमिट कर देगा, जितने टाइम में एमिट करेगा उस टाइम को हम क्या बोलेंगे 1 सेकेंड। अब मान लीजिए यहाँ पर आपको 2-3 ऑसिलेशंस गिनने में, 2-3 रेडिएशंस गिनने में आपकी मिस्टेक भी हो गई। 770 को आपने मान लीजिए 67 या मान लीजिए आपने इसको 73 भी काउंट कर लिया, तो टाइम पीरियड कितने टाइम में जाके चेंज होगा? टाइम पीरियड चेंज होगा जाके 9,192, 631 और 770। जैसे आपने 60 सेकेंड भी गिना तो इतने टाइम में जाके ये टाइम पीरियड बदलेगा। तो इसको बदलने में, इसको करने में, इसको इतने टाइम स्पेंड करने में जो लग सकता है, बहुत हज़ारों साल लग जाएंगे। तो उतने टाइम में जाके ये जो टाइम पीरियड है अगर बदलेगा तो 1 सेकेंड से बदलेगा। तो ये बहुत ही माइन्यूट वेरिएशन है, इतना जो वेरिएशन है ये चल सकता है। टाइम पीरियड की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि हमारी जो थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस हैं वो टाइम से करते हैं। मान लीजिए कि हमने एक रॉकेट मंगल ग्रह पर भेजा और हमने इसको बोला कि इतने टाइम में कि ये हमने अपनी कैलकुलेशन बिठाई और रॉकेट की स्पीड से हमने निकाला कि ये इतने टाइम में मंगल ग्रह की ये मार्स की ऑर्बिट पर पहुंच जाएगा, और उसके बाद इस रॉकेट को यहाँ पर घूमना है, अगर हमारी टाइम पीरियड में 1 सेकेंड का भी मिस्टेक हो गया, तो क्या होगा? ये रॉकेट क्या करेगा? इसकी ऑर्बिट को मिस कर जाएगा और ये आगे कहीं निकल जाएगा, ये यहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं। तो हमारी जो टाइम पीरियड की कैलकुलेशन है ये एकदम बहुत प्रिसाइज होनी चाहिए। हमें एक ऐसी चीज़ चाहिए थी जिसका टाइम पीरियड कभी ना बदलता हो और काफ़ी छोटा हो, जिसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कभी ना बदलता हो और काफ़ी छोटा हो। तो हमने क्या लिया? सीजियम 133 का एटम लिया और उससे टाइम पीरियड का मेजरमेंट हम करने लगे, ठीक है। तो अब हमने 1 सेकेंड की डेफिनेशन क्या बनाई? इट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ 9,192, 631, 770 periods of radiations corresponding to the transition between the two hyperfine levels of the ground state of cesium 133 atom. It is the duration of 9,192,
631 770 oscillations corresponding to the transition between two hyperfine levels of ground state of cesium-133 atom। ये एक्चुअली कह क्या रहा है, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया कि जो सीजियम का एटम है जब वो एनर्जी लेता है तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑसिलेट करते हैं, और ऑसिलेट इलेक्ट्रॉन्स लेकर हायर एनर्जी लेवल्स पर जाते हैं, वहाँ से वो वापस अपनी ग्राउंड स्टेट पर आते हैं, ग्राउंड स्टेट पर रुक नहीं पाते हैं और वो ऑसिलेट करते हैं लगातार, और हर ऑसिलेशन पर वो क्या करते हैं, एक रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो छोड़ते हैं। जो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ेंगे हम हर एक वेव को काउंट करेंगे, और उन रेडिएशंस को, उन वेव्स को काउंट करने के बाद हम देखेंगे जब तक इतनी रेडिएशंस नहीं हो जाती, या ये कह लीजिए जब तक इतनी रेडिएशंस हो जाती हम अपनी घड़ी की सुई को 1 सेकंड से आगे खिसका देते हैं, तो दिस इज 1 सेकंड। ठीक है, अब नेक्स्ट डेफिनेशन आती है एम्पियर की। नेक्स्ट डेफिनेशन इज 1 एम्पियर। वन एम्पियर की जो डेफिनेशन है ये इस तरह से 1 एम्पियर को हम डिफाइन करते हैं। ये है 2 इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर्स। 2 इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर्स, इनमें सेम डायरेक्शन में हम करंट फ्लो करवाते हैं, और आगे जाके 12th क्लास में आप पढ़ेंगे कि 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जब ये अट्रैक्ट करेंगे और इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन होगा। 2 × 10⁻⁷ न्यूटन होगा। उस टाइम पे जो इसमें करंट फ्लो हो रही होगी उस करंट को हम क्या नाम देंगे, उस करंट को हम नाम देंगे 1 एम्पियर। इट इज द करंट which flows in 2 parallel current carrying conductors of infinite length and negligible area of cross section। कैसा होना चाहिए, negligible area of cross section और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें रखनी है 1 मीटर। नेग्लिजिबल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, it is the current which flows into 2 parallel current carrying conductors of infinite length and negligible area of cross section when placed 1 meter apart experience a force of 2 × 10⁻⁷ Newton, experience a force of 2 × 10⁻⁷ Newton. The current in the conductor is said to be 1 एम्पियर। द करंट इन द कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर। तो आज हम ये 4 डेफिनेशंस ही पढ़ते हैं क्योंकि लेक्चर जो है काफ़ी लेंदी हो जाएगा बाकी 3 डेफिनेशंस को करने में। तो हमने आज लेंथ की डेफिनेशन, हमने मास की डेफिनेशन, मास की एसआई यूनिट की, लेंथ की एसआई यूनिट की, मास की एसआई यूनिट की, टाइम की एसआई यूनिट की और करंट की एसआई यूनिट की जो डेफिनेशंस हैं वो हमने डेफिनेशंस पढ़ी हैं। और ये डेफिनेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये सारी डेफिनेशन एग्जैक्टली लर्न करनी है। ये कुछ न्यूमेरिकल फिगर्स हैं जो एक तो ऑसिलेशन में टाइम की डेफिनेशन में और एक लाइट की डेफिनेशन में, ये न्यूमेरिकल फिगर्स भी आपको लर्न करने हैं। थोड़े से मुश्किल है बट लर्न करके रखना है। ठीक है, तो आज हम यहीं पर ओवर करते हैं, बाकी बची हुई 3 डेफिनेशंस हम कल पढ़ेंगे।